अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जासूसी अदब के शाहकार मुसन्निफ़ मज़हर कलीम एम.ए. के नावल जियाल यासूस का मुतालिया कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस नावल की एपिसोड 9 की तरफ। डॉग सेक्शन का इंचार्ज फ्यूक्तौफ अपने दस्ते के हमरा होटल वीरों के गिर्द मौजूद था। उसे इस बात की वाज़ेह शहादत मिल चुकी थी कि कुछ अजनबी लोग इस होटल के अकबी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए हैं। उनकी तादाद भी वही थी जो उसे बताई गई थी। वो अपने 4 साथियों समेत होटल के हॉल में दाखिल हुआ। उसके साथियों की पुश्त पर बड़े बड़े थैले लदे हुए थे, जिनमें से मुख्तलिफ किस्म के एरियल इधर उधर निकले हुए थे। जबकि फ्यूक्तूफ खाली हाथ था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता सीधा मैनेजर के कमरे में दाखिल होता चला गया। कमरे में मादाम गाकिया अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठी किसी फाइल के मुताले में मसरूफ़ थी। जैसे ये लोग अंदर दाखिल हुए, मादाम गाकिया उन्हें देखकर चौंक पड़ी, क्योंकि उनके सीनों पर डॉग सेक्शन के मखसूस बैज लटके हुए थे। फरमाइए, मादाम गाकिया ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में पूछा। तशरीफ़ रखिए मादाम गाकिया, मेरा नाम फ्यूक्तूफ है और मैं डॉग सेक्शन का इंचार्ज हूँ। मुझे आपके मुतल्लिक मुकम्मल यकीन है कि आपकी रूसिया की वफादार शहरी हैं और आपका रिकॉर्ड बेदाग और साफ है, इसलिए मुझे यकीन है कि आप हमारी मुकम्मल इमदाद करेंगी। फ्यूक्तूफ ने सफाट लहजे में कहा। बिल्कुल जनाब, आपसे तावन और आपकी खिदमत हमारा अवलीन फ़र्ज़ है, मादाम गाकिया ने अपने आप को संभालते हुए कहा। फिर बताइए कि वो अजनबी अफराद जो आपके होटल में दाखिल हुए हैं इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। और देखिए, इस बात से इनकार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास हतमी सबूत मौजूद है कि वो अजनबी आपके होटल में मौजूद हैं। वो अकबी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए हैं, इसलिए अगर आप इनको पकड़वा देंगी तो आपकी हुब्बुल वतनी हर किस्म के शक व शुबा से बालातर रहेगी और आपकी पार्टी को आला कारकर्दगी की रिपोर्ट भी की जाएगी। ये लोग रूसिया के लिए इंतहाई खतरनाक हैं, लेकिन अगर आपने इनकार किया और हमने उन्हें खुद ट्रेस कर लिया तो इसके बाद आपकी पोजीशन इन लोगों से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और आप इनसे भी बड़ी मुजरम गर्दानी जाएंगी। और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। डॉग सेक्शन इन्हें हर कीमत पर ढूंढ निकालने के मुकम्मल ज़राए रखता है, इसलिए सोच समझकर जवाब दीजिएगा। फ्यूक्तूफ ने सख्त लहजे में तफसीली बात करते हुए कहा। मैं सब कुछ समझती हूँ मिस्टर फ्यूक्तूफ, मुझे ऐसे ही इतने बड़े होटल का मैनेजर नहीं मुकर्रर किया गया। मैं आपकी और अपनी पोजीशन भी अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे इस बात का इल्म है कि आपके पास लामहदूद इख्तियारात हैं, लेकिन आप मुझे भी एक आम औरत ना समझें, इसलिए बराह करम इस तरह की धमकियां ना दें। जहां तक अजनबियों का होटल में दाखिले का ताल्लुक है, मैं उससे कतन लाइलम हूँ। अगर आप उन्हें ढूंढ निकालें तो ये मुझ पर भी एहसान होगा। मैं किसी दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अपने होटल में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मादाम गाकिया ने अपने आप को संभालते हुए कदरे कुरखत लहजे में जवाब दिया। उसे दरअसल फ्यूक्तूफ की धमकियों पर गुस्सा आ गया था और उसने फैसला कर लिया था कि वह खुद अपनी ज़बान से इकरार नहीं करेगी। ठीक है, अगर आपका यही जवाब है तो हम खुद ही तलाश कर लेते हैं। फ्यूक्तूफ ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मैं और मेरा अमला आपकी हर लिहाज से इमदाद करने पर तैयार है, मादाम गाकिया ने सर हिलाते हुए कहा। ओके, शुक्रिया, फ्यूक्तूफ ने कहा और फिर उसने अपने साथियों को मखसूस अंदाज में इशारा किया और तेजी से सर हिलाते हुए कमरे से बाहर चले गए, जबकि फ्यूक्तूफ वहीं सोफे पर बैठ गया। आपको किसने इतला दी है कि होटल में अजनबी दाखिल हुए हैं? मुझे यकीन है कि आपको इतला गलत मिली है, मादाम ने भी अपनी कुर्सी दोबारा संभालते हुए कहा। हमारी इतलात कभी गलत नहीं होती मादाम, अभी नतीजा आपके सामने आ जाएगा, फ्यूक्तूफ ने बड़े तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और मादाम खामोश हो गई। जाहिर है अब वो मजीद क्या भी क्या सकती थी, वैसे उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो डॉग सेक्शन की कारकर्दगी को अच्छी तरह जानती थी। उनके लिए किसी को तलाश करना कोई मुश्किल काम ना था। बहरहाल अब जो होना था उसने इनकार तो कर ही दिया था और वो सोच रही थी कि अगर ये लोग पकड़े गए तो फिर वो ये कहकर अपनी जान बचा लेगी कि अमले का कोई आदमी मुलविस हो सकता है। उसे इसका इल्म नहीं है। तकरीबन आधे घंटे बाद
ایک ساتھی کمرے میں داخل ہوا۔ باس، باقی تمام ہوٹل چیک کر لیا گیا ہے، صرف سٹورز باقی ہے اور چیکنگ مشینری بتاتی ہے کہ میٹ سٹور میں ریڈ لائٹ ہے۔ اس نے آتے ہی کہا، اوہ واقعی یہ چھپنے کی اچھی جگہ ہو سکتی ہے۔ آئیے مادام، آپ کے سامنے ہی تمام کارروائی مکمل کی جائے۔ فیوکتوف نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، چلیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مادام نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ذہن میں بھونچال سے اٹھ رہے تھے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ بس اب چند لمحوں کی دیر ہے، یہ لوگ تو واقعی میٹ سٹور میں چھپے ہوئے ہیں۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد جب وہ میٹ سٹور کے سامنے پہنچے تو وہاں 10-12 آدمی موجود تھے۔ ایک شخص نے بڑی سی مشین میٹ سٹور کے ایک دروازے پر چپکا رکھی تھی اور اسے مشین پر سرخ رنگ کا ایک بلب تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ اوکے، مشین ہٹاؤ اور مادام سٹور کا دروازہ کھولو، فیوکتوف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے اوور کوٹ سے مشین گن باہر نکال لی اور اس کے ساتھیوں نے بھی اپنے اوور کوٹوں سے مشین گنیں باہر نکال لی۔ مادام گاکیا نے کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا اور پھر دھکیل کر اس نے بھاری دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی سٹور کے اندر خود بخود ہلکی روشنی کے بلب جل اٹھے اور فیوکتوف اپنے ساتھیوں سمیت مشین گنیں سنبھالے اندر داخل ہو گیا۔ وہ لوگ بے حد چوکنے انداز میں اندر داخل ہوئے تھے اور مادام کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ اسے اب عمران اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ اپنی دردناک موت بھی یقینی نظر آ رہی تھی۔ دروازہ بند کر کے جیسے ہی مادام گاکیا واپس گئی تھی، عمران نے ادھر ادھر چھپنے کی بجائے تلاش کرنی شروع کر دی، لیکن اس کا ذہن کسی طرح مطمئن نہ ہو رہا تھا۔ چھپنے کے لیے تو سینکڑوں جگہ تھی، لیکن یہ سب جگہیں ایسی تھی جہاں ذرا بھی عقل مند آدمی انہیں آسانی سے تلاش کر سکتا تھا، اور ڈاگ سیکشن کے متعلق مادام نے بتایا تھا کہ وہ جدید ترین سائنسی مشینری کے ذریعے تلاشی لیتے تھے۔ عمران کے ساتھی متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی ایسی جگہ نظر نہ آ رہی تھی جہاں 8 افراد اس طرح چھپ سکے کہ ڈھونڈنے والے انہیں تلاش نہ کر سکیں۔ عمران صاحب، یہاں تو ہم بڑی آسانی سے ٹریس کر لیے جائیں گے، شکیل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ ہمارے پاس سلیمانی ٹوپی ہو، تبھی ہم چھپ سکتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ ایک خیال آتی بری طرح چونک پڑا۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب ترکیب آئی تھی۔ یہ ترکیب سلاخوں پر لٹکی ہوئی سالم گائیں دیکھ کر آئی تھی۔ یہ گائیں خاص روسیاہی نسل کی تھی، جن کی پشت سیدھی اور بے حد لمبی ہوتی ہے۔ 7-7.5 فٹ طویل پشت والی بھاری بھرکم گائے، اور عمران تیزی سے ایک ذبح کی ہوئی گائے کی طرف لپکا۔ اس نے گائے کے دونوں حصوں کو ہاتھ سے علیحدہ کر کے دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ذبح شدہ گائے کھال اتار کر لٹکائی گئی تھی اور ساتھ ہی پچھلی ٹانگوں سے چیر کر طویل سینے کے پنجرے اور پیٹ میں سب کچھ صاف کر دیا گیا تھا۔ اس طرح گائے کا صرف ڈھانچہ اور اس کے اوپر گوشت کا لٹکایا گیا تھا۔ اس طرح ہر گائے کے اندر ایک سرنگ سی بن گئی تھی۔ اس کے طویل سینے کے ڈھانچے کی سرنگ جس میں ایک آدمی آسانی سے چھپ سکتا تھا۔ مسئلہ صرف گوشت کی بو کا تھا، لیکن یہاں جان کا مسئلہ ہو، وہاں یہ بو بھلا کیا کر سکتی تھی؟ چنانچہ عمران نے یہ عجیب سی ترکیب سب کو بتائی اور پھر اس نے سب سے پہلے ہرمن کو ایک گائے کے ڈھانچے کے اندر گھسا دیا۔ ہرمن مکمل طور پر ڈھانچے کے اندر چھپ گیا۔ اب جب تک گائے کے پچھلے حصے یا گردن کی طرف سے باقاعدہ کھول کر نہ دیکھا جاتا، ہرمن کا سراغ نہ لگایا جا سکتا تھا۔ اور یہ بات عمران جانتا تھا کہ مردہ گوشت میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شعاع راس نہیں کر سکتی، اس لیے جدید ترین مشینری کی طرف سے بھی اسے تسلی ہو گئی۔ ہرمن اپنا چہرہ گائے کی کٹی ہوئی گردن کے قریب رکھنا تاکہ سانس میں دشواری نہ ہو، نہ جانے کب تک ہمیں یہاں چھپنا پڑے۔ عمران نے کٹی ہوئی گردن کے قریب جا کر زور سے اندر چھپے ہوئے ہرمن سے کہا، اور اندر سے ہرمن کی ہلکی سی آواز سنائی دی کہ اس نے ایسا ہی کیا ہے۔ پھر مختلف جگہوں پر لٹکی ہوئی گایوں میں عمران نے باری باری باقی میں عمران کو چھپانا شروع کر دیا۔ اس نے ایسے گایوں کا انتخاب کیا تھا جو کمرے کے دور دراز کونے خدروں میں تھی، تاکہ اگر شروع میں لٹکی ہوئی گایوں کا گوشت چیک بھی کیا جائے تو انہیں ٹریس نہ کیا جا سکے، اور پھر سب سے آخر میں وہ خود بھی ایک گائے کے اندر گھستا چلا گیا۔ اس نے اپنے لیے جو گائے منتخب کی تھی وہ دروازے کے بالکل قریب شمالی سمت میں تھی۔ یہ گائے منتخب کرتے وقت اس کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ انسان دروازہ کھلتے ہی تیزی سے آگے کی طرف بڑھتا ہے، اور اگر بفرض محال انہیں چیک بھی کر لیا گیا تو ان کی پشت پر ہونے کی وجہ سے باہر نکل کر صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کرے گا۔ دروازے کے قریب ہونے کی وجہ سے عمران کو باہر راہداری میں گونجتی ہوئی قدموں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ بہت سے لوگ مسلسل اس راہداری میں آ جا رہے تھے، اور پھر اس نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ دروازے کے قریب آ کر رک گئے۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور اس نے اپنا سانس روک لیا۔
वो गाय की कटी हुई गर्दन से आंख लगाए बाहर देख रहा था और गाय की गर्दन इस अंदाज में थी कि वो न सिर्फ कमरे में होने वाली सब कार्रवाई देख सकता था बल्कि वो बातें भी सुन सकता था। दरवाजा खुलते ही 5 मुसल्लह अफराद उछलकर अंदर दाखिल हुए। वो बड़े चौकन्ने अंदाज में मशीन गन्ने संभाले पूरे कमरे का जायजा ले रहे। फिर मादाम ने उनके साथ मादाम गाकिया को भी अंदर दाखिल होते देखा। मादाम गाकिया का चेहरा बुरी तरह बुझा हुआ था और इमरान उसकी ये हालत देखकर दिल ही दिल में हंस पड़ा। जाहिर है मादाम को तो यही पता था कि वो लोग इस स्टोर पे मौजूद हैं और आसानी से पकड़े जाएंगे। अब उसे क्या पता था कि इमरान की रेडीमेड खोपड़ी बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे गुल खिलाती है कि आम आदमी चकरा कर रह जाता है। पूरे कमरे की तलाशी लो, हर कोना खंगाल डालो। एक लंबे तिरंगे आदमी ने चीख कर दूसरों से कहा और सब मशीन गन बरदार तेजी से कमरे में फैलते चले गए। उन्होंने कमरे के कोनों में पड़े हुए छोटे जानवरों के गोश्त के ढेर हटा हटा कर देखना शुरू कर दिए। वो हर उस जगह की तलाशी ले रहे थे जहां किसी के छुपने का जरा सा भी इम्कान हो सकता था। अपनी खोपड़ी को दाद देने लगा। अगर उसने छुपने की ये बिल्कुल ही अनोखी जगह ना तलाश की होती तो अब तक उन्हें पकड़ लिया जा चुका होता। बॉस, अब रेड सिग्नल गायब हो गया है। कमरे में रेड सिग्नल नहीं है, अचानक एक आदमी ने इस लंबे तिरंगे आदमी से मुखातिब होकर कहा। इस आदमी ने हाथ में एक बड़ी सी मशीन उठाई हुई थी। क्या कह रहे हो? बंद दरवाजे के बाहर तो रेड सिग्नल आता था। इसका मतलब था कि अंदर कोई जिंदा फर्द मौजूद है। इस लंबे तिरंगे आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, दरवाज़ा खुलते ही रेड सिग्नल ऑफ हो गया है। अब कमरे के अंदर रेड सिग्नल मौजूद नहीं है, मशीन बरदार आदमी ने कहा। इसके अपने लहजे में भी हैरत थी। ये कैसे हो सकता है? दरवाज़ा बंद हो तो कमरे में जिंदा अफराद मौजूद हैं और दरवाज़ा खुल जाए तो जिंदा अफराद ख़त्म। इस इंचार्ज ने शदीद हैरत भरे लहजे में कहा और उसी लम्हे इमरान के ज़हन में धमाका सा हुआ। वो इस मशीन की कारकर्दगी समझ गया था और उसे असल वजह भी समझ में आ गई थी जिस गाय में वो छुपा हुआ था। और वो गाय लोहे के जिस राड पर टंगी हुई थी उस राड का एक सिरा दरवाजे के करीब दीवार में नस्ब था और इमरान समझ गया कि उसकी सांस का इर्ताश इसी राड से होकर दीवार में सरायत कर गया था। और इस तरह मशीन ने बाहर से ही चेक कर लिया कि अंदर कोई जिंदा फर्द मौजूद है। लेकिन दरवाज़ा खुलने के बाद वो मशीन को अंदर ले आए और यहाँ चूंकि उन्होंने सांस रोक रखे थे, यह मशीन के साथ बराह रास्त कोई राड मुतल्लिक ना था, इसलिए मशीन ने सिग्नल देने बंद कर दिए थे। अच्छा, ऐसा करो, बाहर जाकर दरवाज़ा बंद करके मशीन को ऑन करो, फिर देखो। इंचार्ज ने कुछ सोचते हुए कहा और मशीन बरदार मशीन उठाए कमरे से बाहर निकलता चला गया। उसने बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। इमरान ने दरवाज़ा बंद होते ही अपनी सांस बिल्कुल रोक ली और जब तक दरवाज़ा ना खुला उसने सांस इसी तरह रोके रखा। बॉस, बाहर भी अब रेड सिग्नल नहीं है, मैंने अच्छी तरह चेक किया है, मशीन बरदार ने अंदर आते हुए जवाब दिया। उसका चेहरा लटका हुआ था। बॉस, इस कमरे में कोई आदमी मौजूद नहीं है। तलाशी लेने वालों ने भी इसी लम्हे अपनी नाकामी का ऐलान कर दिया। हैरत है, इंचार्ज का चेहरा हैरत से बिगड़ा हुआ था। वो आंखें स्कोर से कुछ सोच रहा था और फिर अचानक वो राड से लटकी हुई गाय की तरफ बढ़ा जो बिल्कुल उसके सामने थी और उसने गाय के गोश्त को जोर से लाया और फिर पीछे हटता चला गया। क्या ये गाय ही आपकी मतलूबा जासूस है? मादाम गाकिया ने पहली बार जबान खोल दी और इसके लहजे में बेपनाह तंज था। ठीक है मादाम, हमें अफसोस है, मेरा ख्याल है कि हमें गलत इतला दी गई है और मशीन में कोई तकनीकी खराबी हुई है। इंचार्ज ने माजरत भरे लहजे में कहा और फिर उसने अपने साथियों को बाहर निकलने का इशारा किया। फिर उधर उधर देखते हुए खामोशी से बाहर निकलते चले गए। सबसे आखिर में वो इंचार्ज बाहर निकला। मादाम पहले ही बाहर चली गई थी। फिर जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ इमरान ने चंद लम्हे सांस रोके रखा कि कहीं वो दोबारा मशीन से चेकिंग न कर ले। लेकिन जब कदमों की आवाज़ें दूर हटती चली गई तो चंद लम्हों बाद इमरान ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। लेकिन चूंकि उसे खतरा हो सकता था कि इंचार्ज थोड़ी देर बाद दोबारा छापा मारे, इसलिए वो बाहर ना निकले। तकरीबन 15 मिनट बाद निस्वानी कदमों की आवाज़ें राहदारी में गूंजी। आने वाली बड़ी तेज तेज कदम उठाती हुई आ रही थी। फिर कदमों की आवाज़ दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। दूसरे लम्हे ताला खुलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर दरवाज़ा खुलता चला गया। इमरान की तवक्को के ऐन मुताबिक दरवाज़ा खुलते ही मादाम गाकिया अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर अभी तक हैरत के आसार मुंजमद थे। उसने दरवाज़ा फुर्ती से बंद किया और हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड पर लगे हुए तेज रोशनी के बटन ऑन कर दिए। सर्द खाने में तेज रोशनी फैलती चली गई। इमरान साहब, हरमन, हरमन,
मादाम गाकिया ने इधर उधर देखते हुए बुलंद लहजे में आवाजें देनी शुरू कर दी, मगर इमरान जानबूझकर खामोश पड़ा रहा। और जाहिर है जब तक वो बाहर ना निकलता उसके साथी भी बाहर ना आ सकते थे, इसलिए मादाम गाकिया मजीद हैरत ज़दा होती चली गई। आखिर ये सब लोग बंद कमरे से कहाँ चले गए? क्या ये जिन है, इंसान नहीं? मादाम गाकिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। कम अज कम हरवन के मुतल्लिक तो आप नहीं कह सकती कि वो जिन है। अचानक इमरान ने गाय की कटी हुई गर्दन से हाँक लगाते हुए कहा, और मादाम गाकिया ये आवाज़ सुनकर बुरी तरह उछल कर गिरते गिरते बची। अब वो वाकई खौफजदा हो गई थी। आवाज़ उसे सुनाई दी थी, लेकिन आदमी गायब थे, और आदमी भी एक दो नहीं, पूरे 8। तुम लोग कहाँ हो? खुदा के लिए बताओ, वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मादाम गाकिया ने खौफ और हैरत की शिद्दत से चीखते हुए कहा। अपने हार्ट को ट्यूशन रख कर दो, तब फेल नहीं होगा, इमरान ने कहा, और दूसरे लम्हे वो तेजी से खसक कर गाय के ढांचे से निकलकर फर्श पर कूद गया। क्या मतलब? क्या तुम इस गाय के अंदर? मादाम गाकिया की आंखें अब हैरत की शिद्दत से फटने के करीब थी। और फिर इमरान के बाहर आते ही दूसरे लोग भी मुख्तलिफ जगहों पर टंगी हुई गायों की ढांचों से निकल निकल कर बाहर आते चले गए। वाह वाह, हैरत अंगेज, कमाल है, कौन तसव्वुर कर सकता है, कमाल है, तुम वाकई जिन हो। मादाम गाकिया की हैरत दूर हुई तो वो इख्तियार कह के मारकर हंसती चली गई। बू की शिद्दत से हमारे दिमाग अब एटम बमों की तरफ फटने वाले हैं, और तुम हो कि हंसती ही चली जा रही हो, इमरान ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। और मादाम की हंसी में ब्रेक लगती चली गई। अरे वाकई, न जाने तुम लोगों ने किस तरह इतनी देर ये बू बर्दाश्त की। बहरहाल अब खतरा टल गया, आओ मेरे साथ, मादाम गाकिया ने कहा। फिर वो ने अपने हमरा लिए वो दोबारा उसी कमरे में पहुंच गई जो उसने उनके आराम के लिए बताया था। इस कमरे में आते ही वो सब गुसल खानों की तरफ दौड़े। आप नहा लें, मैं आपके लिए नए लिबासों का बंदोबस्त करती हूँ, मादाम गाकिया ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो तेज तेज कदम उठाती कमरे से बाहर निकलती चली गई। मार्शल कमरे में बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था। वो इस वक्त मीटिंग हॉल में था। कमरे में मौजूद बड़ी सी बेजवी मेज के गिर्द 12 कुर्सियां मौजूद थी, जिन पर मुख्तलिफ उम्रों के अफराद बैठे हुए थे। एक कुर्सी जो दरमियान में रखी हुई थी खाली थी। ये कुर्सी मार्शल जातूरे की थी, और वो कुर्सी पर बैठने की बजाय बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था। आखिर वो लोग गए कहाँ? क्या उन्हें जमीन निगल गई या आसमान कहा गया? केजीबी का हर सेक्शन नाकाम होता चला जा रहा है। पहले सीवी सेंटर नाकाम हुआ, फिर नारो सेक्शन को शिकस्त हुई, फिर वो लोग हेडक्वार्टर से निकल जाने में कामयाब हो गए, और अब डॉग सेक्शन भी उन्हें तलाश करने में नाकाम रहा। आखिर वो गए कहाँ? मार्शल जातोरे ने बड़े गुस्सीले अंदाज में आगे बढ़कर जोर जोर से मेज पर मुक्के मारते हुए कहा। बॉस, हमने तो तारतुश शहर के एक एक आदमी को चेक किया है। तारतुश शहर के इर्द गिर्द के सैकड़ों मील तवील इलाके को हर लिहाज से छान मारा है, लेकिन एक आदमी भी मशकूक नहीं मिला। फ्यूकतूफ ने, जो खाली कुर्सी से तीसरी कुर्सी पर बैठा हुआ था, मुअद्दबाना लहजे में कहा। मुझे मालूम है तुमने चेक किया है, मुझे ये भी मालूम है कि डॉग सेक्शन से किसी आदमी का छूना नामुमकिन है, लेकिन फिर वो लोग कहाँ गए, कैसे खो गए? क्या वो जादूगर हैं, जिन हैं, माफूकुल फितरत लोग हैं? क्या वो इंसानों की बजाय जानवरों का रूप बदलने पर कादिर हैं? मार्शल जातूरे ने गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह चीखते हुए कहा। उसकी बातों से झाग के छींटे बाहर निकलने लगे थे। वो इस वक्त गुस्से और बेबसी की इंतहा पर था। ओह बॉस, हैरत इस बात की है कि कोई एक आदमी नहीं, पूरे 8 अफराद का ग्रुप है, उनका इस तरह गायब हो जाना हैरत है, एक बूढ़े आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। सिर्फ हैरत जाहिर करने से कुछ नहीं होता, हमें उन लोगों को हर कीमत पर तलाश करना है। सोचो, गौर करो, उन्हें किस तरह तलाश किया जाए, कोई तजवीज़? मार्शल ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बॉस, अगर हम इस तरह गुस्से और हैरत का शिकार रहे तो हमें कोई भी लाहेअमल नहीं सोच सकते। हमें ठंडे दिमाग से इस बात को सोचना होगा। हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि हम उन्हें किस तरह पकड़ सकते हैं। मार्शल के करीब बैठे हुए एक उधेड़ उम्र आदमी ने बड़े सर्द लहजे में कहा। ठीक है, ठंडे दिमाग से सोचो, कोई तरकीब सोचो, बस मैं उन्हें जल्द अज जल्द अपने सामने देखना चाहता हूँ, जिंदा या मुर्दा, मार्शल जातूरे ने कहा। बस वो तो गायब हो गए, लेकिन कब तक गायब रहेंगे? हमारे सामने उनका मिशन मौजूद है। वो रूसिया में मसनूई इंसान बनाने वाला कारखाना तबाह करने के लिए आए हैं, और जाहिर है इस तरह गायब हो जाने से कारखाने तबाह नहीं होते, और फिर इन्हें बहरहाल अपने खुफिया पनाहगाह से निकलना ही पड़ेगा।
उन्हें अमली इकदाम करने पड़ेंगे। इसलिए उनके पकड़ने का एक ही जरिया है कि जो चीज़ इनका टारगेट है उसे नज़र में रखा जाए। अचानक दूर बैठे हुए एक सफ़ेद बालों वाले ने बड़े सपाट लहजे में कहा, बहुत खूब बेगलोफ, तुमने वाकई अमली बात की है। मार्शल के चेहरे पर पहली बार इत्मीनान के तासुरात उभर आए। ये तजवीज़ बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, हमें अब पूरी तरह तवज्जो जो है टारगेट पर लगा देनी चाहिए। इस तरह हम ना सिर्फ टारगेट को बचा सकते हैं बल्कि इन लोगों को भी पकड़कर हलाक कर सकते हैं। बाकी सब लोगों ने भी बेगलोफ की तायद कर दी। देखो, उनका टारगेट मसनूई इंसान बनाने वाला कारखाना है, और चूंकि तुम सब केजीबी के आम तरीन शोबों के चीफ हो, इसलिए तुम्हें ये बता देने में कोई हरज नहीं कि मसनूई इंसान बनाने वाला कारखाना जदगनाश में नहीं है, बल्कि यहाँ सिर्फ उसकी नकल बनाई गई है ताकि गैर मुल्की जासूसों को डाज दिया जाए। असल कारखाना जजीरा सारिमा में है, और उन्हें यही बताया गया है कि ये कारखाना जदगनाश में है। आपका ये इंकशाफ हमारे लिए बिल्कुल नया और हैरत अंगेज़ है, इन सब ने हैरत भरे अंदाज में कहा। और इस बात का भी आपको इल्म होना चाहिए कि इन गैर मुल्की जासूसों को भी इस बात का इल्म है कि असल कारखाना सारिमा में है, इसलिए हमें सारिमा टारगेट पर ही अपनी मुकम्मल तवज्जो करनी चाहिए, मार्शल जातोरे ने कहा। मगर सारिमा जजीरे पर तो ऐसे हिफाजती निज़ाम कायम है कि वहाँ तो एक मक्खी भी दाखिल नहीं हो सकती, वहाँ हम लोगों की ज़रूरत ही क्या है, उनमें से एक ने कहा। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन जिस अंदाज के ये लोग साबित हो रहे हैं, इससे मुझे खदशा है कि वो कोई ना कोई चक्कर ना चला दें। इसलिए मेरी तजवीज़ ये है कि हम सारिमा जजीरे के गिर्द जितने भी इलाके हैं वहाँ फैल जाएं, एक दूसरे से मुसलसल राब्ते में रहें, और फिर जैसे ये लोग सारिमा जाने के लिए किसी इलाके में दाखिल हों, इन पर भूखे भेड़ियों की तरह झपट पड़े। मार्शल जातोरे ने लाहेअमल तजवीज़ करते हुए कहा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, इस तरह ही हम उन्हें पकड़ सकते हैं। सब ने तायद में सर हिलाते हुए कहा, और मार्शल ने मेज के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। बटन दबते ही मीटिंग हॉल का दरवाजा खुला और एक मुसल्ला आदमी अंदर दाखिल हुआ। राइमे को भेजो, इसे कहो कि वो सारिमा और उसके इर्द गिर्द के इलाके का तफसीली नक्शा भी लेता आए। मार्शल ने इस मुसल्ला आदमी से मुखातिब होकर बड़े तहकमाना लहजे में कहा। यस बॉस, मुसल्ला आदमी ने सर झुकाते हुए मुदबाना लहजे में कहा, और फिर मुड़कर तेजी से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा एक बार फिर खुला और एक नौजवान हाथ में एक फाइल उठाए हुए अंदर दाखिल हुआ। वो तेज तेज कदम उठाता अंदर मार्शल जातोरे के करीब आ रहा था, और उसने बड़े मुदबाना अंदाज में फाइल मार्शल जातोरे के सामने रख दी। ठीक है, तुम जा सकते हो, मार्शल ने कुरखत लहजे में राइमे से मुखातिब होकर कहा। ठीक है। जब इसके बाहर निकल जाने के बाद दरवाज़ा बंद हो गया तो मार्शल ने फाइल खोली और इसमें ऊपर ही एक बड़ा सा नक्शा तय किया हुआ रखा था। मार्शल ने नक्शा खोलकर मेज़ के दरमियान में रख दिया और फिर वह सब इस नक्शे पर झुक गए। मार्शल ने जेब से सुर्ख स्याही वाला कलम निकालकर जजीरा सारिमा के गिर्द सुर्ख रंग का दायरा खींच दिया। ये जजीरा सारिमा है, ओके, मार्शल ने कहा। ठीक है जनाब, सब ने सर हिलाते हुए कहा। सारिमा के शुमाल में खलीज रीगा और जनूब में खलीज फनलैंड है। खलीज रीगा के दूसरी सिमत रियासत नारवा है और खलीज फनलैंड की दूसरी सिमत रागवेरे है। मशरक में पार्नो और मगरब में नक्सालू है, इसलिए हमें मोर्चे नारवा, नक्सालू, पार्नो और रागवेरे में लगाने हैं। मार्शल ने हर इलाके पर सुर्ख निशान लगाते हुए कहा और सब ने सर हिला दिए। वाकई बॉस, ये लोग इन चारों इलाकों में से किसी एक में दाखिल होने के बाद ही सारिमा को टारगेट बना सकते हैं। बैकलूफ ने मार्शल की बात सुनते हुए कहा। बॉस, अगर एक और जाविये से सोचा जाए तो एक और बात भी समझ में आ सकती है, अचानक एक और आदमी ने कहा। तफसील से बात करो, बुझारते मत बुझाओ, मार्शल ने तहकमाना लहजे में कहा। बॉस, अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि ये जासूस इस वक्त तारतों में मौजूद है तो यकीनन वो तारतों से सारिमा पहुँचेंगे और इंसानी नफ्सियात के मुताबिक वो तारतों से सीधी लाइन में सफ़र करेंगे। इसलिए अगर नक्शे पर गौर किया जाए तो ये बात समझ में आती है कि ये लोग तारतों से सीधे पार्टों पहुँचेंगे और फिर पार्टों से वो सारिमा को टारगेट बनाएंगे। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो पार्टों पर मरकूज़ रखनी चाहिए। इस आदमी ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा। गुड आइडिया, वाकई ऐसा ही होगा।
तारतुस से उनके लिए नारवा पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि इस तरह उन्हें इतना बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा कि जो आम आदमी के लिए भी नामुमकिन है, जबकि ये लोग छुप कर जाएंगे। और वैसे भी नारवा तमाम तर फौज के कब्जे में है, इसलिए इन लोगों का इस इलाके में दाखिल होना नामुमकिन है। इस तरह राकवेरे का मसला है, वहाँ भी ये लोग नहीं पहुँच सकते और इसके लिए उन्हें पूरे रूसिया का चक्कर लगाना पड़ेगा, जो उनके लिए नामुमकिन है। अब रह जाते हैं दो इलाके, पार्नो और नक्सालू। क्या मेरा तजिया दुरुस्त है? मार्शल ज़ातोरे ने कहा। बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, सब लोगों ने मार्शल ज़ातोरे की मुकम्मल तायीद करते हुए कहा। तारतू से तो वो सीधे पार्नो पहुंच सकते हैं, ताकसालू नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मुखालिफ सिमतों में वाक़ई हैं और वाकई इंसानी नफ्सियात से वो सीधा रास्ता इख्तियार करता है। मार्शल ने कहा। बिल्कुल ठीक है जनाब, हमें वाकई तमाम तर तवज्जो पार्नो पर ही मरकूज रखनी चाहिए। सब लोगों ने बड़े मुतमईन अंदाज में तायीद की, लेकिन उसके बावजूद हमें बाकी तीनों इलाकों की तरफ से भी गफलत नहीं बरतनी चाहिए। ये लोग आम जासूस या आम आदमी नहीं है। हो सकता है कि जो बातें हम सोच रहे हों यही बातें वो लोग भी सोच रहे हों और फिर वो सीधे रास्ते की बजाय कोई टेढ़ा रास्ता इख्तियार कर लें। इसलिए हमें कम से कम एक एक सेक्शन बाकी तीनों इलाकों में भी भेजना चाहिए। अलबत्ता तीनों सेक्शनों के अलावा बाकी तमाम सेक्शन पार्नो में ही रहेंगे। जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाते मैं कभी अपने हेडक्वार्टर पार्टू में ही रहूँगा और हमें किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। मार्शल ज़ातोरे ने इस बार फैसला कुन लहजे में कहा। वैसे मार्शल दिल ही दिल में सोच रहा था कि एक पसमानदा मुल्क के चंद अफराद ने, जो उसकी तवक्को से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहे थे, दुनिया की इस अजीम को नाकू चने चुपवा दिए हैं, जिसके नाम से बड़े बड़े बैनुल-अक़वामी मुजरम कांप उठते थे। लेकिन इस तंजीम यानी KGB के तमाम सेक्शन इस पसमानदा मुल्क यानी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे हैं। आपका तजिया बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हर सेक्शन पूरी तरह चौकन्ना रहेगा और किसी किस्म की कोई गफलत नहीं होगी, क्योंकि यह हमारे मुल्क की सलामती, इज़्ज़त और वक़ार का मसला है। इनमें से एक ने बड़े पुरएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं अब सेक्शन बांट देता हूँ और आप सब अपने अपने सेक्शनों को लेकर फ़ौरन अपने अपने इलाके में पहुँच जाएं। मार्शल ज़ातोरे ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। फिर इसने फाइल में से एक सादा कागज़ निकालकर उस पर सेक्शनों के नाम लिखने शुरू कर दिए, ताकि उन्हें बाकायदा ड्यूटियाँ और इलाके बांट दिए जाएँ। और सब लोग बड़े तजस्सुस भरे अंदाज में इस कागज़ पर झुक कर देखने में मसरूफ़ हो गए कि किसकी ड्यूटी कहाँ लगी है। इमरान रूसिया का तफसीली नक्शा मेज़ पर फैलाए बैठा था। उसके साथ हरमन और मादाम गाकिया मौजूद थी, जबकि बाकी तमाम मेंबर्स अभी अपने बिस्तरों में आराम के लिए पड़े हुए थे। मादाम गाकिया ने इमरान से पुरजोर इसरार किया था कि वो कम से कम 4-5 रोज़ तक होटल के तहखाने में छुपा रहे, लेकिन इमरान ने सिर्फ चंद घंटों के आराम को ही गनीमत समझा। उसने बड़ी मुश्किल से मादाम को इस बात पर कायल किया कि वो जिस कदर जल्द जहाँ से निकल जाए उतना ही अच्छा है। और फिर इमरान ने जिस सामान की लिस्ट मादाम गाकिया के हवाले की थी, वो मादाम गाकिया ने भाग दौड़कर चंद घंटों में ही मुहैया कर दिया था। इसलिए इमरान अब पूरी तरह मुतमईन हो चुका था। उस वक्त रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी, लेकिन इमरान नक्शा मेज़ पर फैलाए हरमन और मादाम गाकिया के साथ उसे समझने और उस पर निशानात लगाने में मसरूफ़ था। सारिमा जाने का सबसे आसान रास्ता पार्टू की तरफ से जाता है। ये रास्ता मुख्तसर भी है और इसमें ख़तरात भी कम हैं। हरमन ने राय देते हुए कहा। और सबसे मुश्किल रास्ता कौन है? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। सबसे मुश्किल रास्ता मेरे ख्याल में नारवा की तरफ जाने वाला है। इस रास्ते से जाने में इतना बड़ा चक्कर पड़ता है कि एक ही आदमी के लिए उसे क्रॉस करना बेहद मुश्किल है। दूसरी बात यह कि नारवा तमाम तर फौज के कंट्रोल और कब्जे में है। वहाँ पहुंचकर किसी गैर मुतल्लिक आदमी का छुप जाना कतई नामुमकिन है। और फिर नारवा से सारिमा पहुंचना तो और भी मुश्किल है, क्योंकि इस समुद्री रास्ते के दरमियान मुहेब तरीन लहरें उठती हैं और समुद्र में छुपी हुई चट्टानें भी हैं। हरमन और मादाम गाकिया ने बैक जबान होकर जवाब दिया और फिर इमरान ने बाकी रास्तों के बारे में भी तफसीली बहस की। हरमन और गाकिया का आखिर यही फैसला था कि पार्नो की तरफ से सारिमा में दाखिल हुआ जाए। देखो हरमन, हम किसी तफरीही टूर पर नहीं जा रहे, हम सफरी आसानियों को मद्देनजर रखें। हमारा मिशन इंतहाई खतरनाक है और पूरी KGB इस वक्त शिकारी कुत्तों की तरह हमारी तलाश में है। और ये भी बता दूं कि मार्शल ने अपनी पूरी कुव्वत इस रास्ते पर झोंक कर रखी होगी और इसने यकीनन सबसे मुश्किल रास्ते पर अपनी तवज्जो कम रखी होगी, इसलिए हमें सबसे मुश्किल रास्ते को अपनाना है।
عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، سب سے مشکل سے تمہاری مراد ناروا راستے سے ہے تو پھر یہ ناممکن ہے، سوائے اس کے کہ ہم خصوصی پرواز سے وہاں پہنچ جائیں۔ سڑک کے راستے وہاں پہنچنا ناممکن ہے، اس کے لیے تو پورے روسیہ کا چکر لگانا پڑے گا۔ ہرمن نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا ہوائی راستہ کتنا ہوگا؟ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ تقریباً 10,000 کلومیٹر بنے گا، عمران نے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جہاز ایک ہی مسلسل پرواز میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، عمران نے